Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Diksha. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. कृष्णा कहाँ थे आप इतने दिनों से? Good morning, रेशमा. Good morning, कशिश. Good morning, सौम्या. Good morning, सना. Good morning, श्वेता. Good morning, आस्था. Good morning, अजय. Good morning, कशिश. Good morning, दीक्षा. Good morning, कनिष्का. Good morning, वैष्णवी. तबीयत सही नहीं थी. और श्वेता आप भी नहीं आ रहे थे क्या क्लास में? गुड मॉर्निंग मधु. श्वेता आप भी नहीं आ रहे थे क्या क्लास में? अच्छा ये बताओ मेरे को, नीट का फॉर्म किस किसने फिल किया है? वैष्णवी ने किया है. कशिश. कशिश, कनिष्का, रेशमा, अजय, सौम्या, कामिनी. ठीक है. और सना ने किया है. कनिष्का ने किया है. श्वेता ने किया है. और कृष्णा आपने नहीं किया? कृष्णा ने किया है. आस्था आपने नहीं किया? जल्दी बताओ भैया, मैं एक एक का नाम थोड़ी लेकर पूछूंगा कि किया है नहीं किया. किया है तो बोलो कि किया है, नहीं किया है तो बोलो नहीं किया है. कृष्णा नहीं किया है? क्यों नहीं कर रहे हो? भाई देखो, अगर कुछ फाइनेंशियल इशू है, ऐसा कुछ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप उस वजह से फिल नहीं कर पा रहे हो, एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से तो आप सभी को फिल करना चाहिए जिसने नहीं करा है. तो अभी भी 4 दिन है, फिल जिसको करना हो. मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए हो ले लेना. ठीक है. उतनी प्रिपरेशन नहीं की है भाई, ये आप कैसे बता सकते हो एग्जाम से पहले? ये बताओ. भाई ये वही बात होती है कि आपने जो है टास्क पूरा करने से पहले ही हार मान ली. उतनी प्रिपरेशन नहीं की, इसके बारे में आपको कैसे पता? अभी पेपर हो गया है क्या? ये बताओ. भाई कभी कभी ना किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जिसने 4 किताबें पढ़ी होती हैं वो कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाता. और जिसने एक हफ्ते की पढ़ाई की होती है, कभी कभी वो भी कट ऑफ क्लियर कर जाता है. तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है. ठीक है. हो सकता है कि जितना आपने पढ़ा हो मे बी उसमें से ही आ जाए. पॉसिबिलिटी तो है ना. तो जब तक आप उस पॉसिबिलिटी के लिए अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वो पॉसिबिलिटी आपके लिए पॉजिटिव कैसे बनेगी? भाई जब बोर्ड एग्जाम देते हो या स्कूल के एग्जाम देते हो तो हर टीचर यही कहता है ना कि बेटा क्वेश्चन छोड़कर मत आना. क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि छोड़कर आओगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अटेम्प्ट कराओगे तो टीचर की मर्जी के ऊपर है. क्या पता वो 1 नंबर दे दे, क्या पता वो 2 नंबर में दे दे. तो ऐसे ही एक एक दो दो नंबर देकर ही जो होता है एक स्टूडेंट पास हो सकता है, अगर उसके पास होने के चांसेस भी नहीं थे. तो इस चीज को समझो. ठीक है. ये आप पहले से नहीं कह सकते कि उतनी प्रिपरेशन नहीं की है. अभी भी आपके पास 2 2 महीने हैं, मतलब 1.5 महीना के आसपास है लगभग. तो आप कैसे कह सकते हो? एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो. भाई एक बात बताओ, उत्तराखंड का कुछ भरोसा नहीं है. कल को ये कह दे कि भाई उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग जो है नीट के बेसिस पे हुआ है, फिर क्या कर लोगे? ये बताओ. कोई ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि इनिशियली ये कुछ भी नहीं बताते हैं. ठीक है. मैं सपोज कह रहा हूँ, वैसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. लेकिन सपोज ऐसा कह दिया उत्तराखंड में या यूपी में कि भाई अब जो है जितने भी बीएससी नर्सिंग एडमिशन होंगे वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होंगे. तो जिसने फॉर्म ही नहीं भरा होगा वो क्या करेगा? तो ये है कि भाई जो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी बनाई गई है, उसको प्लीज ट्राई करो कि हाँ भाई मतलब ये अपॉर्चुनिटी में हमें भी पार्टिसिपेट करना है. पहले से हार मान लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है. ठीक है. पहले से ही हार मानने से कुछ नहीं होगा. अगर सब लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो फिर ऐसे तो कोई एग्जाम देने नहीं जाएगा ना. फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हो अगर आपने पहले से ही ये सोच लिया कि मेरा नहीं होगा? अब कल को आपका नहीं होगा तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई कृष्णा ने तो ये बोला था कि उनकी इतनी प्रिपरेशन थी नहीं और उनका तो होना ही नहीं था. जब आपने पहले से ही मेरे को हिंट दे दिया है और कल को आपका नहीं भी होगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पहले ही हार मान चुके थे. हाँ 45 डेज है तो यू कैन डू एनीथिंग.
45 डेज है तो एक मतलब ठीक ठाक स्कोर तो ला सकते हो ना, 400 तक तो ला सकते हो एटलीस्ट। अगर मान लो कहीं कुछ नहीं होता तो जिपमर में तो कुछ नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स मिल जाएगा ना। 45 डेज में इतनी प्रिपरेशन तो खुद से कर सकते हो ना कि भाई 400 के आसपास स्कोर आ जाए। ये बताओ, इतना भी नहीं कर सकते? भाई 12th बोर्ड खत्म होते ही जो पेपर दे रहा है ना आजकल, उसके भी 400 के आसपास आ जा रहे हैं। तो आप तो एक साल ड्रॉपर हो, आपको तो उनसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो कृष्णा समझ आ रहा है आपको, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि अपॉर्चुनिटी है तो उसे मिस मत करो। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब तो चलो ठीक है कि यार हमारे पास वो उतने हिसाब से नहीं है, फाइनेंशियली ये कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से हम नहीं फिल कर रहे। तो हम जो है लिमिटेड ही फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, तो हमें वही फिल करना है जिसके लिए हम 100% श्योर हो। लेकिन फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर करो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तैयारी तो कर ही रहे हो ना, सिलेबस तो वही पढ़ रहे हो ना, कुछ अलग थोड़ी आएगा उसमें। बायो आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट अपने आप से। ठीक है, फिजिक्स आपकी चल रही है और अब मैं उसे और फास्ट कर दूंगा ताकि नीट तक हमारा सिलेबस कम से कम हो जाए। ओके, तो यार करो, मतलब जिसने फॉर्म नहीं फिल करा अगर वो कर सकता है, फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, तो फॉर्म जरूर फिल करो, क्योंकि ये चांसेस बार बार नहीं मिलते। कल को क्या होगा, आपका दोस्त उसने नीट का फॉर्म फिल करा होगा, उसका ठीक ठाक स्कोर आ गया, पता चला कल को वो एक नीट के स्कोर के बेसिस में मान लो जिपमर में चला गया, और आप क्या कर रहे हो, आप घर पे फिर से तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में मान लो आपका नहीं हुआ, एम्स में मान लो नहीं हुआ, और कोई ऑप्शन था नहीं जो आपने भरा हो। तो ये है कि अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस मत करो प्लीज। ठीक है, तो लाइक आई एम योर मेंटर, तो मैं आपको सही से गाइडेंस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कुछ भला हो सके। ठीक है, अब ऐसे ही एक कैंडिडेट था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अपने बैच में से ही है। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप अपने ईडब्ल्यूएस बनवाने की कोशिश करो। अब जब मैंने उसका कॉल आया था कि सर मेरा नीट का फॉर्म फिल कर दो, तो मैं नीट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि कैटेगरी जनरल है। तो मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी एनुअल इनकम कितनी है, तो उसने बोला कि लगभग 3 लाख के आसपास होगी। तो मैंने कहा भाई तुम ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं बना रहे हो? तो ये तो वही बात होती है ना कि मतलब इतना बोलते रहो फिर भी आप लोगों के कान पे जो है एक मतलब जू नहीं रेंगनी है। तो क्या फायदा हो रहा है फिर मेरी गाइडेंस का? जो चीजें लाइक मैं दूसरों को नहीं बता पाता हूँ, या जो लोग पूछते रहते हैं मेरे से मैसेज कर करके, उन सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोगों को मैं वो सारी चीजें पहले से एडवांस में बता के रख रहा हूँ ताकि आप उस चीज को फॉलो करो आप और आपका कुछ फायदा हो जाए। बट किसी ने सुननी नहीं है। तो भाई अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो अपने तहसील जाओ, वहां जाके पता करो कि क्या मेरा बन सकता है, नहीं बन सकता। बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वो 10% रिजर्वेशन इतना काम का है ना कि अगर आपके एम्स बीएससी नर्सिंग का सपोज एग्जांपल ले लें, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो और अगर आपके 58 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका हो सकता है जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस कोटा आपने अप्लाई कर रखा होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो टॉप 5 एम्स हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, ऋषिकेश हो गया, भुवनेश्वर हो गया, पटना हो गया, जोधपुर हो गया, इन 5 में से कहीं पे आपको सीट मिल सकती है। इतना एडवांटेज हो सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी में सीट नहीं मिल रही थी और ईडब्ल्यूएस में जाके टॉप 5 जो इंस्टीट्यूट हैं एम्स के, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो भाई ये एक्सपीरियंस मुझे है, ठीक है, ये आप नहीं समझोगे इस चीज को, बिकॉज लाइक 3 साल से मैं ये डील कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है। तो ये छोटी छोटी बातें ना वो ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि हमारे से एक भी जो मिस्टेक है वो ना हो अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और क्या होता है कुछ बच्चे सिर्फ एक फॉर्म फिल कर देते हैं कि भाई उत्तराखंड की तैयारी कर रहे तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का भर दिया बस हो गया। अब भाई उत्तराखंड में नहीं हुआ तो क्या करोगे, ये तो सोचो, एक और साल का ड्रॉप लोगे क्या? तो अपॉर्चुनिटीज जितनी मिल रही हैं उसको बढ़ाओ, इसको इंक्रीज करो। किसी को सीयूईटी का फॉर्म फिल करने का मन कर रहा है, कोई बीएससी वगैरह भी करना चाहता है डीयू वगैरह से, तो वो भी फिल करो, अपॉर्चुनिटी कोई मिस मत करो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दो। मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, 18+ हो चुके हो सब। ठीक है, तो कृष्णा, आस्था, जो लोग रह गए हैं, अगर अभी भी किसी का मन करे फिल करने का, कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं ऑलरेडी इतनी बार बोल चुका हूँ। क्योंकि आज जो फॉर्म फिल कर रहा है, आज जो लाइक मेरी बात सुन रहा है, कल को वो फायदे में ही होगा।
और ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा जो बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, 2022 में ना एक लड़का था मेरठ का, 2022 में। एंड लाइक नीट का एग्जाम जब हो गया था, रिजल्ट जब आया था, तो उसके बाद उसका मैसेज आया कि सर मैं 2 साल ड्रॉपर हूँ एंड नीट में इसमें इस बार मेरा 520 के आसपास स्कोर आ पाया। अब मैं क्या करूँ, 2 साल ऑलरेडी मैंने ड्रॉप ले लिया और अब मैं ड्रॉप और नहीं ले सकता। और उस टाइम मंथ चल रहा था नवंबर का, और नवंबर तक आपको पता है कि सारे कॉलेजेस में लगभग लगभग एडमिशन हो जाते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बची थी मेडिकल फील्ड में, जो की थी जिपमर की। तो 2022 में जिपमर का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग नवंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था। कोविड ओविड के चक्कर में ये सब लेट हो गया था। तो नवंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। मैंने कहा भाई तू ये भर ले, ठीक है, तो जिपमर का भर ले, तेरा आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। और जिपमर उसने भरा, और अभी वो वहीं पर है। और वो एक पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा है। वैसे तो उसको नर्सिंग में मिल जाता, बट मैंने उसे सजेस्ट किया, एक पैरामेडिकल का बहुत अच्छा कोर्स था वहाँ पे, बीएससी इन एनेस्थीसियोलॉजी। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजी, एनेस्थीसिया पता होगा ना, लाइक सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देते हैं। तो उसके लिए वो जो टेक्नीशियन का कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स है वहाँ पे। और वो कोर्स पूरे इंडिया में सिलेक्टेड कॉलेजेस में है, तो उस कोर्स की डिमांड भी बहुत है। तो बस वो अच्छा भला कर रहा है, 2 साल उसके कंप्लीट होने वाले हैं। एंड 2 साल बाद उसके पास एक अच्छी, मतलब एक रेपुटेड जॉब होगी। क्योंकि जो काम एनेस्थीसिया देने का करता है ना, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसके साथ साथ वो एमएस इन एनेस्थीसियोलॉजी करता है। ठीक है, यानी कि मास्टर्स भी करता है एमबीबीएस के बाद, तब उसको वो कैपेबिलिटी मिल पाती है। लेकिन पैरामेडिकल में ये वाला एक ऐसा कोर्स है जहां पर इनको भी ये काम पूरा अच्छे से सिखा दिया जाता है। जो एमबीबीएस के बाद जब मास्टर्स करते हैं ना एनेस्थीसियोलॉजी में, तो उनको जो काम सिखाया जाता है उनको ये 4 साल में सिखाया जाता है, जबकि वो काम वहां पे 8 साल में सीख रहे होते हैं। तो ये लोग भी 100% कैपेबल होते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। एंड हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में अगर कोई भी सर्जरी होनी है तो एनेस्थीसिया तो देना ही पड़ेगा ना। और एनेस्थीसिया देने के लिए अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास एमबीबीएस एमएस एनेस्थीसियोलॉजी डॉक्टर है, ठीक है, वो आपसे डिमांड करेगा 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की सैलरी। और जहां पे ये एक जो बंदा होगा जिसने बीएससी पैरामेडिकल कर रखा है एनेस्थीसियोलॉजी में, ये आपसे 1 लाख रुपए भी मांगेगा तो आप उसको आराम से दे दोगे, क्योंकि आपका उसमें फायदा है। तो उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत है। ठीक है, और डॉक्टर सोचेगा कि मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए बच रहा है, तो फायदा तो उसी का हो ना। मतलब डॉक्टर का भी फायदा, और जो ये कोर्स करके गया उसका भी फायदा। तो लाइक इन सब चीजों के लिए अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करो और थोड़ा डीप सोचो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं। धीरे धीरे फॉर्म्स आएंगे, डेट निकलती जाएंगी, आप नहीं फिल करोगे, और अपॉर्चुनिटीज जो है हाथ से निकलती जाएंगी। और इन दी एंड क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके फ्रेंड्स जा रहे होंगे अपना सामान पैक करके हॉस्टल, और आप सोच रहे होगे कि आप क्या करना है, क्या प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में जाना है या एक और साल का ड्रॉप लेना है। तो यार बस कहने का मतलब यही है कि अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मत मिस करो। पहले से हार मत मानो कि भाई इतनी प्रिपरेशन नहीं है तो हम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, किसी ने शीतल देवी का नाम सुना है? जम्मू एंड कश्मीर से एक लड़की है, सुना है किसी ने? शीतल देवी, अभी रिसेंटली उसको वो मिला नहीं था। सर। क्या मिला था, पता है किसी को? भाई थोड़ा न्यूज वगैरह भी देखा करो। अभी रिसेंटली उसको अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, अर्जुना अवार्ड किस में मिलता है, स्पोर्ट्स वगैरह में मिलता है। तो वो क्या थी, पैरा आर्चर है। पैरा आर्चर का मतलब कि जो लाइक जिनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिफेक्ट होता है, मतलब एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है। जैसे अगर कोई ढंग से चल नहीं सकता, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग मतलब पैरा स्पोर्ट्स में जाते हैं या पैरा एथलीट होते हैं। तो पैरा एथलीट का मतलब कि लाइक किसी की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसी नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है उसकी। जैसे किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई सही से चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है। तो ऐसे ही लोग जो है वो पैरा स्पोर्ट्स में जाते हैं, या पैरा जो एथलीट्स होते हैं। ठीक है, तो शीतल देवी जो है वो भी वही है, पैरा एथलीट है। एक पैरा आर्चर है। आर्चर का मतलब क्या होता है, जो आर्चरी करते हैं, तीरंदाजी करते हैं। ठीक है, तो उसके क्या है, दोनों हाथ नहीं है, और वो पैरों का इस्तेमाल करके जो है गोल्ड मेडल लेकर आई थी। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो तभी उसके लिए उसको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था, और वो JNK से। और वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है। और लाइक उसका टैलेंट जो है वहां पे क्या थे, जो आर्मी के लोग थे, मतलब
तो उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना कि भाई इस लड़की में ये टैलेंट है, ये खूबी है। तो उन्होंने फिर क्या करा, वहाँ के जो आर्मी के लोग थे वहाँ पे कैंट एरिया में, तो वो मतलब उसको जो है आगे लेकर गए, और इतना आगे लेकर गए, उसने इतनी और थोड़ी सी मतलब मेहनत करी, पहले से ही वो इतनी अच्छी थी और उसके बाद उसने और मेहनत करी, एंड लाइक उसको फिर गोल्ड मेडल मिल गया, एंड उसके बाद फिर अभी उसको अर्जुन अवार्ड मिला, एंड उसके बाद पता नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में पैरालंपिक्स में जाए। मतलब एक तो ओलंपिक्स होते हैं जिसमें आपके नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जाते हैं, एंड पैरालंपिक्स में कौन जाते हैं, लाइक जिसकी बॉडी कंडीशन थोड़ी स्पेशल होती है। तो क्या पता कल को पैरालंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल ले आएंगे। तो भाई सोचो उसके दोनों हाथ नहीं है, एंड लाइक शी इज डूइंग सच अ थिंग। तो ये सब चीजें थोड़ा देखा करो, इसलिए पहले से खुद अपने आप को हार मत मानो कि भाई हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपने हार ही मान ली है तो फिर इस चीज की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सोचा करो। एंड मैं अभी रिसेंटली एक बताता हूँ किस्सा, क्या हुआ था। मैं अभी लेंस कार्ड गया था एक हफ्ते पहले, ठीक है। तो लेंस कार्ड, मुझे अपने स्पेक्स बनवाने थे, मुझे चश्मा बनाना था अपना, एंड मुझे लेंसेज चेंज मतलब दूसरे करवाने थे, चेंज करवाने थे। तो क्या हुआ, वहां पर एक लड़की देखी मैंने, एंड लाइक उसकी भी बॉडी में स्पेशल कंडीशन थी, एंड लाइक शी वाज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। उस जो कई बार आपने देखा हो ना, कुछ लोगों के क्या होता है, एक पैर बड़ा होता है लेंथ में और एक पैर छोटा होता है। तो वो लोग अपने पैर को नीचे सपोर्ट दे के चलते हैं, एंड वो वहां पर काम कर रही थी, ठीक है। एंड लाइक उसको इस चीज का कोई भी रिग्रेट या गिल्ट नहीं है कि भाई मेरी बॉडी में इस तरीके की प्रॉब्लम है, एंड लाइक वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रही है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करनी है, एंड इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉडी में इस तरीके की कंडीशन है तो उसकी गलती नहीं है, ठीक है। अगर लाइक आपने पहले से हार मान ली अपने दिमाग से, तो वो उसमें आपकी गलती है, ठीक है ना। लाइक बिल गेट्स ने भी ऐसा कुछ बोला है ना कि भाई अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। तो ये है कि मेहनत करो, ठीक है, पहले से हार मत मानो। समझ आ गया कृष्णा? बोलो कृष्णा, हाउ वाज द मोटिवेशन? थोड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। तो शीतल देवी के बारे में एक बार देखना, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह यूट्यूब पर होगी तो जरूर देखना, ठीक है। तो समझ आएगा कि लाइक स्ट्रगल जो आप कर रहे हो और जो दूसरे कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। वही मैंने आपको कल पीडीएफ रात भेजी नहीं, अभी एक और पीडीएफ भेजूंगा, शाम तक क्वेश्चन कर लेना, जो थोड़े बहुत और होंगे वो शाम को एक क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि वेव्स है, ठीक है। अब ऑसिलेशन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वेव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ फिर कौन सा पूछना है। बताओ, कल आपने एक 16 वाला क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, उससे पहले या उससे बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको वर्कशीट से? 14, 15, 18, ठीक है। चलो 14 देख लेते हैं पहले। 14 क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया जो कल हम निकाल लेते हैं ना, एक रिजल्टेंट वाला। तो इसको देख लेते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। वैसे तो वेव्स में हम ये सीखते हैं कि रिजल्टेंट जो है कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है कैसे निकलेगा। ओके, तो देखो हमें जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, और हाँ कल से जो है मैंने क्या करा है, जीएनएम का भी जो बैच चल रहा है ना, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने जीके की क्लास स्टार्ट करी है, एंड जीके की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपने वही सरकारी हट वाले चैनल पर डाल रहा हूँ। तो कल रात मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली हुई थी, तो वो जो है क्लासेस में रेगुलर अपलोड करूंगा। तो आप जो है उसको भी देखते रहो, जो भी यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी नर्सिंग की या फिर एम्स की नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे टॉपिक्स में एक एक करके कंप्लीट करूंगा। तो वही लगभग 40 मिनट की क्लास है, उसको 2x स्पीड पे देख लेना, ठीक है। नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस देख लो, एक आध बार देख लो कि दिमाग में वो चीजें ऐड हो जाएंगी बस। तो 20 मिनट निकाल के, 40 मिनट की क्लास है, 2x पे देखोगे 20 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट निकाल के वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी है वो दी है
अच्छा, देखी थी तो सही लगी स्नेहा? समझ आया कुछ उससे? बताओ, समझ आया क्या? ठीक है। तो लाइक आपको भी मैं इसी तरीके से टॉपिक्स दूंगा जब हम जीके पढ़ेंगे। तो मैंने इनको टॉपिक्स दिए थे सबको, ये टॉपिक आप पढ़ के लाओगे अपने होमवर्क में, फिर उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, खुद टॉपिक अगर सॉल्व करके ला रहे हो तो आप पहले ही वो सारी चीजें याद कर लोगे या पढ़ लोगे। उसके बाद जब हमने क्लास में डिस्कस करा तो हमारा एक बार और रिवीजन हो गया। तो करने से ही जो है ज्यादा सीख पाते हो आप। अगर आप लिख कर, स्लाइड देख कर याद करने की कोशिश करोगे जीके, तो वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है। तो लाइक मैं कुछ भी अगर आपको टॉपिक दूं, जैसे मैंने स्नेहा को टॉपिक दिया कि भाई ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स पे जो है आप 10-15 पॉइंट्स लिख कर लाओगे, तो जब आप उस चीज को खुद ढूंढते हो, खुद लिखते हो उसके बारे में, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है। हाँ, तो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। इक्वेशन आपको दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस, नहीं वाई नॉट नहीं है, ए नॉट है। y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन दी है। तो यहाँ पे पूछा है कि भाई एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन का जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है। तो लाइक ये y की जो इक्वेशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, इसका जो नेट एम्पलीट्यूड है। ठीक है। मतलब ये है कि आपको इसकी मॉड वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे यहाँ पे, y is equal to y naught a y सॉरी y is equal to a naught प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो वैसे तो हमारी जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो आपकी a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t के फॉर्म में होती है। ठीक है। अब इसके बाद है, तो अब देखो यहाँ पर आपको चीज क्या सीखनी है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन होती है, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी सा भूल जाओ, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को भूल जाओ। तो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी किसी भी एसएचएम के लिए, वो हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं इस तरीके से, जो कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी के बराबर होती है। तो अब आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है आपका, अगर ये जो ए आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है और जो बी एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ठीक है, ये आपका साइन वाला एम्पलीट्यूड हो गया, और यहाँ पर ये कॉस वाले की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ए की वैल्यू है, ए को मैं क्या कह देता हूँ, ए को मैं कह देता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, डी कॉस फाइव के बराबर है। और बी की वैल्यू जो है वो हमारी डी साइन फाइव के बराबर है। ठीक है। ये आपने ऐसे मान लेना है कि ये ऐसी वैल्यू होती है, ये डी कॉस फाइव के बराबर होती है। अब ये कैसे निकाल रहे हैं बेसिकली, मतलब ना हम इसके कंपोनेंट्स करके निकाल रहे हैं कि ए का जो मतलब ए जो है वो आपका कॉस, मतलब जो फाइव होता है, फाइव का वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये तो ये डी कॉस फाइव हो गया, और बी वाला जो है वो आपका डी साइन फाइव हो गया। तो यहाँ पर डी क्या है, डी आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होता है इन दोनों का। ठीक है। ये जो दो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहे हैं ए और बी, इसी का रिजल्टेंट होता है आपका डी। ठीक है। तो ये जब आप इक्वेशन लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, जहां पर a की वैल्यू आपने क्या ली है, a की वैल्यू ली है आपने डी कॉस फाइव, और b की वैल्यू ली है डी साइन फाइव। अगर इस वैल्यू, इसमें इस इक्वेशन में अगर आप a और b की वैल्यू ये वाली रख देते हो, तो a अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पर डी कॉस फाइव के बराबर, ठीक है, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, प्लस b की जगह अगर मैं डी साइन फाइव रख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पर क्या एक समझ आएगा यहाँ पर कि ये एक फॉर्म बन रहा है। मतलब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, एक तो डी को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है। तो डी अगर कॉमन लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि ये किसकी इक्वेशन बन रही है, कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? कोई बताएगा किसका फॉर्मूला है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए बी कहाँ दिख रहा है इसमें? भाई आपने एक पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था क्या? साइन ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था। जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो क्या ये इस फॉर्म का दिख रहा है आपको? मतलब ये साइन ए हो गया, ये कॉस बी हो गया, फिर ये ये कॉस मतलब ये क्या बोलते हैं, कॉस बी हो गया, ये साइन साइन बी हो, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का टर्म दिख रहा है ना आपको? अगर फाई को हम ए मान लेते हैं और ओमेगा टी को बी मान लेते हैं, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये क्या हो गया? कॉस ए साइन बी, मतलब साइन बी कॉस ए बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब इसको क्या करते हैं, ये बी और ए अलग अलग माने, मतलब फाई को मैंने बी माना, ठीक है। फाई को अगर मैं बी कहता हूं और इस ओमेगा टी को अगर मैं ए कहता हूं, ये भी ओमेगा टी हो गया, ये भी क्या हो गया, बी, ये बी हो गया। तो आप देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन को? साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई। हाँ, तो इस इक्वेशन को जो है मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस फाइव नहीं होगा, ठीक है, कॉस फाइव बोला था क्या? डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी बस आप यही कर देना है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारी वाई की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं कि अगर आपके पास वाई इक्वेशन है किसकी, एस एच एम की, जो कि साइन और कॉस के टर्म्स में दे रखी है। तो ऊपर जो कल एक दो क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें मैं कह रहा था कि चलो वेव्स वाले में पढ़ लेंगे, तो इसी में मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, उसी उसी क्वेश्चन को करने का वो तरीका है। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो गया और प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इस फॉर्म में आपको अगर एसएचएम की कोई भी इक्वेशन दी होती है, ठीक है, तो वहां पे आप ए की वैल्यू को डी कॉस फाइव कंसीडर कर सकते हो और बी की वैल्यू को डी साइन फाइव कंसीडर कर सकते हो। जहां पे डी आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट किसका होता है? रिजल्टेंट ऑफ बोथ द एम्पलीट्यूड्स ए एंड बी, ठीक है। तो डी कॉस फाइव और डी साइन फाइव जब हम रखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? y की इक्वेशन मिल जाएगी डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है? ये इक्वेशन वही है जब हमने एसएचएम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके। तो ए क्या था वहां पे? एम्पलीट्यूड था, यहाँ पर डी वही एम्पलीट्यूड है। तो ये जो डी है, ये डी किसका रिजल्टेंट है? ये डी रिजल्टेंट है आपका यहाँ पर ए का और बी का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर जो है, ये आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डी की वैल्यू। अब हम आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन तो हमें पता है कि भाई ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए नॉट लगा है, ये ए नॉट आपको क्या दे रहा है? मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रहा है। क्योंकि इस वैल्यू को क्या है, जीरो होना ही पड़ेगा अगर आपको इस पूरी इक्वेशन को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आपने एसएचएम के साइन और कॉस वाले टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये जो स्टार्टिंग में ए नॉट लिखा है, इसको जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये ए नॉट अगर जीरो है, तो ये किसकी वैल्यू दे रहा है? ये वैल्यू दे रहा है आपकी एम्पलीट्यूड की। और कहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो कहां पर होती है? कोई बताएगा? एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो कहां मेन पर होती है? पोजीशन। मीन पोजीशन पे होती है, मेन। ठीक है। तो मीन पोजीशन पे यही एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाता है, या जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपका जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो गया। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आनी चाहिए? ये अगर जीरो हो जाता है तो y इज इक्वल टू वही बचेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर अगर आप इसका वो निकालोगे, इक्व मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैंने डी कहा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में ये वाला? यस सर।
इस तरीके से यस। करना जब भी आपको रिजल्टेंट लेना होगा साइन और कॉस का। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हो गया और कौन सा था 15। ठीक है, 15 देख लेते हैं। 15 है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस रूट 3 cos 2 pi t, और y2 की वैल्यू यहाँ पर दी है 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो आपको इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर क्या है, आपको ये दो इक्वेशन दी है। पहली वाली इक्वेशन जो है साइन और कॉस के टर्म्स में दी है, और दूसरी वाली इक्वेशन सिर्फ साइन के टर्म्स में दी है। आपको पहली वाली इक्वेशन जो है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t से कंपेयर करके उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जैसे यहाँ निकाला वैसे निकाल दोगे, और दूसरी इक्वेशन में a sin ओमेगा t प्लस थीटा या फाई जो है वो दे रखा है, और वहां पर भी आप a की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, a की वैल्यू निकालोगे। तो कैसे करना है इसको थोड़ा सा देख लो। इसमें थोड़ा सा हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी का फॉर्म नहीं दिया है, ओमेगा टी का फॉर्म हमको लेकर आना पड़ेगा। तो y1 की जो वैल्यू आपको दी है वो कितनी दी है, 5 साइन 2 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस इंटू 2 पाई टी। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी है, तो इसको 5 ही रहने दोगे। अब साइन है ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये साइन ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 पाई दे रखी है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी है, 2 पाई दे रखी है। तो a साइन ओमेगा टी प्लस b मतलब ऐसा होता है ना, तो इसको मैं ओपन कर देता हूं। ओपन करने पे क्या हो जाएगा, 5 साइन 2 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 2 पाई टी। तो अगर आप इस इक्वेशन को a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, बताओ। 5। 5 हो जाएगी। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रूट 3। तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं d कहता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और 5 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा। 5 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ भाई क्या हो गया, 5 रूट 3 का स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो। 75। 75 होगा। अब देख लो कैसे हुआ, किसी को अगर नहीं आता। 5 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 3। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो कितना हो गया, 25 इंटू 3 75। टोटल कितना हो गया, रूट 100 हो गया। रूट 100 की वैल्यू 10 होती है। तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पर 10 मिल गया पहले वाले एसएचएम का। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन आपको दी है जो कि y2 दी हुई है, और y2 की इक्वेशन आपको दी है 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर भी ये फॉर्म आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये दिख रहा है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे y1 और y2 का रेशियो कितना हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ y1 रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ y2 कितना हो जाएगा। हाँ जोर से बोलो थोड़ा। 2:1। 2:1 कैसे आया, क्योंकि एम्पलीट्यूड y1 का कितना निकला, 10 निकला, और इसका कितना निकला, 5 निकला। इन दोनों को 5 से कैंसिल करोगे, 2 जा जाएगा, ये 1 जा जाएगा। आंसर क्या आ गया, 2:1। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं। 15 का बी, ठीक है 15 का बी है। आया समझ में सभी को ये कॉन्सेप्ट। और ऐसे यस क्वेश्चन सर। बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं पेपर में, किसी भी पेपर में देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये कंपेयर करने वाले इक्वेशन से। तो इक्वेशन अगर आपको पता है, इक्वेशन आपको देखो तीन टाइप की मिलेगी, या तो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी ये फॉर्म में होगी, या फिर a sin ओमेगा टी के फॉर्म में होगी, मतलब a sin ओमेगा टी प्लस 5, या फिर b cos ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में होगी। तो बस कंपैरिजन कर लोगे, एम्पलीट्यूड ओमेगा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर क्या पूछ लेता, यहीं पर अगर आपसे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ लेता, ठीक है, टाइम पीरियड की अगर वैल्यू पूछ लेता तो निकाल सकते हो कितनी आएगी,
बताओ, इस y2 के अकॉर्डिंग अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कितना आएगा? किसी को नहीं आ रहा? अच्छा, ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्सली? क्या कर रहे हो ये? 2 पाई बाई तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड और ओमेगा का? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। और इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई हो 2 पाई बाई 2 जाएगा। टाइम पीरियड कितना आएगा? 1 वन। वन क्या? वन के आगे क्या यूनिट आएगी? सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर पूछ लेगा तो ऐसे निकालना है। अगर यहीं पे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दोगे, तो 1 अपॉन 1 यानी कि ये भी 1 ही आएगा, फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई इसकी। तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, फेज डिफरेंस फाई पूछ सकता है इस इक्वेशन के बिहाफ पे। आ गया समझ में सभी को? यस सर। चलो ठीक है फिर। चलो अभी फिर 2 ही क्वेश्चन हो पाए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटिवेशन की डोज हो गई थी। तो अभी जो है फिर शाम को करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़े क्वेश्चन और भेजूंगा, तो दिन में उनको कर लेना। और जो नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, शाम को कर लेना 4 बजे। जो भी अगर कॉलेज से आते हो तो कोशिश करना आधे घंटे लेकर बैठ जाना उसको, अगर हो पाए तो। ठीक है, और बाकी जो घर पे हैं वो तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी सेकंड क्लास से जो है हम वो करेंगे। और बाकी आज टेस्ट भी है, तो टेस्ट के लिए रिवीजन करके रखो पूरा। शाम को टेस्ट भी होगा 6:30 से। ओके, चलो फिर अब आप लीव कर दो सभी लोग।